इंडियन एजुकेशन। आज हम 21 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसानों के लिए ई कृषि सेतु पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अब ये ई कृषि सेतु पोर्टल क्या है और किसानों को इससे क्या लाभ होगा इसके बारे में जानते हैं। तो जो ई कृषि सेतु पोर्टल है इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को मौसम के बारे में जानकारी प्रदान करना, साथ में जो दलाल और बिचौलिए है उसको ख़त्म करना। अब ये बिचौलिए क्या होते हैं, जैसे ही किसान की फसल आती है तो जब किसान अपनी फसल को बाजार में मतलब मार्केट में बेचने की कोशिश करता है तो दलाल उसको कम भाव पर खरीद लेता है ना, क्योंकि उसके पास ना तो कहना चाहिए विपणन की कोई सुविधा होती। विपणन मतलब कि मार्केटिंग में ना तो उसके पास जो है भंडारण की इतनी व्यवस्था होती, ना तो उसके पास परिवहन की इतनी व्यवस्था होती है, तो वो कम दाम पर अपनी फसल को बिचौलिए या दलाल को बेच सकता है। तो इस कृषि सेतु पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से किसानों को उनकी फसल का सीधा उचित मूल्य दिलाना है ना, इसी के लिए ई कृषि सेतु पोर्टल लाया गया है। इसके अलावा किसान अपनी फसल की तस्वीर अपलोड कर जो है बीमारियों का अनुमान लगा सकता है। मतलब कि जहाँ पर ये जो पोर्टल के माध्यम से क्या करेगा कि किसान अपने फसल की तस्वीर खींचेगा, अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो उससे उस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त होगी कि उस स्थान पर जो कहना चाहिए क्या मौसम है ना, किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। तो इससे संबंधित जो है जानकारी इस ई कृषि सेतु पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में किसानों की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति में है। मतलब कुल मिला के उसको उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी जो लागत है वो बहुत अधिक है। हमारे यहाँ पे जो एमएसपी दी जाती है वो भी कहना चाहिए मिनिमम दर, जबकि एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसान को उसकी उपज का 1.5 गुना मिलना चाहिए, क्योंकि उससे भी कम मिलता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे यहाँ पे जो फसल है ना, तो कितनी फसल पर सरकार के द्वारा एमएसपी जारी की जाती है या कितनी फसल पर एमएसपी दी जाती है। इसमें से मुख्य रूप से कितनी दलहनी फसलें हैं, कितनी खाद्यान्न फसलें हैं और कितनी जो है व्यावसायिक या व्यापारिक फसलें हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एंटी टेररिज्म डे मतलब आतंकवादी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो ये आतंकवादी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। अब ये आतंकवादी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और किसके पुण्यतिथि पर जो है ये आतंकवादी दिवस मनाया जाता है। तो जो एंटी टेररिज्म डे है, आतंकवादी दिवस, ये इसे मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना और आम जनता को इसके खतरे के प्रति जागरूक करना कि आतंकवाद क्या होता है ना। तभी तो देश में जो है हम लोग शांति और मानवता और एकता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हुआ क्या था और ये क्यों मनाया जाता है, वह ये था कि 1991 में है ना, 21 मई 1991 में क्या हुआ था कि तमिलनाडु जो कहना चाहिए राजीव गांधी थे है ना, वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो राजीव गांधी जनसभा को कहाँ संबोधित कर रहे थे, तमिलनाडु के जो है श्री पेरुम्बदूर में जो एक चुनाव रैली का दौरा कर रहे थे, वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। तो लेटी के जो आत्मघाती हमले हैं, लेटी मतलब श्रीलंका में जो तमिल थे है ना, क्योंकि श्रीलंका में जो है उस टाइम पे क्या हुआ था, 2 गुट बन गए थे है ना। तो वहाँ का जो एक गुट था तमिल समुदाय, क्योंकि हमारे के जो तमिल है वो कमाने के लिए श्रीलंका का वहीं पे बसने लगे, तो वहाँ की जो लेटी समुदाय था उसने जो है आतंकवादी हमला करके, एक महिला के द्वारा आतंकवादी हमला करके राजीव गांधी की जो है हत्या कर दी गई थी। तो इसी को जो है इन्हीं की पुण्यतिथि पर ये आतंकवादी दिवस मनाया जाता है ना। और भारत के से कम उम्र के जो है राष्ट्रपति थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 22 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है और राजीव गांधी के टाइम पे ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो
जो भारत में कहना चाहिए एक आधुनिक क्रांति को जन्म दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की है? तो किस संगठन ने वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की है? यूएनईपी ने जारी की है। अब ये यूएनईपी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। और इसने वैश्विक जलवायु जो रिपोर्ट जारी की है उसने उस रिपोर्ट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर क्या घटनाएं घटित होने वाली है और भविष्य में जलवायु का जो विनाशकारी संकट हमारे सामने उत्पन्न होने वाला है इसके बारे में जानते हैं। तो यूएनईपी ने जो वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की है इसमें ये बात तय की गई है कि हमारे का जो टेम्परेचर है वो लगातार हमारे का टेम्परेचर मतलब वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना। अब ग्रीन हाउस गैसेस तो 6 है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से होती है। इसके अलावा हम लोग कृषि जब करते हैं तो उसमें मीथेन गैस मुख्य रूप से होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं ये लगातार जो है इनमें बढ़ोतरी होते जा रही है, मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन है ना। तो आने वाले समय में लगातार जलवायु परिवर्तन होते जा रहे हैं जिससे विनाशकारी परिणाम जो है भविष्य में आ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन हुए थे है ना उसका अभी तक के कोई औपचारिक रूप से सभी देशों ने पालन नहीं किया है। चाहे वो स्टॉकहोम सम्मेलन हो, चाहे वो पेरिस सम्मेलन हो, चाहे वो लीमा सम्मेलन हो, या कहना चाहिए वर्तमान में जो COP26 सम्मेलन जो चल रहे हैं उसका वैश्विक स्तर पर किसी प्रकार का जो है समझौते हुए थे वो किसी प्रकार से लागू नहीं हो पाए है ना। तो इसी को देखते हुए जो है यूएनईपी ने वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यूएनईपी द्वारा जो वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की जाती है तो ये प्रति ईयर जो है वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की जाती है। अब यूएनईपी है क्या? तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। इसके माध्यम से इन्होंने ये बताया कि हम जलवायु सम्मेलन तो कर रहे, जलवायु समझौते तो कर रहे, लेकिन वो हमारे लिए आज की तारीख में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि वैश्विक जलवायु जो सम्मेलन हुए थे है ना, और यूएनईपी द्वारा जो वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी की थी इसके माध्यम से ये बोला गया कि वर्तमान में हमारे यहाँ पे जल संकट सबसे बड़ा संकट है ना। तो ये यूएनईपी के माध्यम से दी गई वैश्विक जलवायु रिपोर्ट थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोत मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में बात कर रहा है, इसकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत पार कर गई है? तो इसकी जो हिस्सेदारी है वो 50% पार कर गई है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था 2030 में, कब? 2030 में हम 50% प्राप्त करने वाले, लेकिन हमने 5 साल पहले ही इस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में बढ़ोतरी करते हुए 50% पार कर चुके है ना। तो कुल मिला के हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो 2070 में हम क्या प्राप्त करने वाले हैं? नेट जीरो। तो उस रूप में जो हमारा ये पहला कदम है ना। इसके अलावा एक और डाटा निकल कर आ रहा है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इसके पहले यूएसए, चाइना और फिर भारत, इसके बाद ब्राजील। हमने ब्राजील को पीछे करते हुए भारत जो है तीसरे स्थान पर आ चुका है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के मामले में अगर मैं बात करूं तो सोलर एनर्जी में हम तीसरे स्थान पर है 150 गीगावाट है ना। और विंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग जो है चौथे पायदान पर है 56 गीगावाट के लक्ष्य को जो हमने प्राप्त कर चुके हैं। और भारत अभी हाल ही में जो है न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन क्षमता में कहना चाहिए वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। और ये जो है कहना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे पे क्षमता है वो है 1.7% की जो है हिस्सेदारी है। अब इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और लक्ष्य रखा गया था कि हम 2030 तक के जो है 500 गीगावाट उत्पादन क्षमता रखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो कि हमने प्राप्त कर चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं और
2025 के MPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था कि किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की उत्पादन क्षमता सबसे बड़ी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि DRDO ने UAE से लॉन्च किए गए किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ना। तो DRDO ने UAE से लॉन्च किए गए किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ULPZM-V3 है ना। ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है जिसका अभी हाल ही में DRDO द्वारा जो है सफल परीक्षण किया गया है। अब इसकी खासियत क्या है इसके बारे में जानते हैं। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो भारत जो है आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। क्यों? क्योंकि जो DRDO ने जो कहना चाहिए ULPZM-V3 मिसाइल जो लॉन्च की है, ये मानव रहित हवाई वाहन से दागी जाने वाली एक मिसाइल है ना। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जो हवा से हवा में और हवा से सतह में मार करने वाली जो है प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। मतलब कुल मिला के दुश्मन के ठिकाने को पता लगाकर जो है हवा से ही, मतलब कि करना चाहिए एक ड्रोन के माध्यम से ही जो है दुश्मन के सटी दुश्मन के ठिकाने को सटीक निशाना लगा सकती है। अब इसका जो सफल परीक्षण किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मिसाइल होती है उसका सफल परीक्षण आपको पता ही है ओडिशा के चांदीपुर से किया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मिसाइल का जो परीक्षण है आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पास से किया गया है ना। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि इसका जो सफल परीक्षण है वो कहाँ से किया गया है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि DRDO की स्थापना कब की गई थी और इसी के द्वारा जो है एक प्रोग्राम लाया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत कितनी मिसाइलों का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।